हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम स्टडी। तो कैसे हैं आप सब? तो आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बारे में। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। अटेम्प्ट्स एट क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स हैव बीन मेड सिंस टाइम इमेमोरियल। यानी हम जानते भी नहीं है, यानी बहुत पहले से तब से ही क्लासिफिकेशन करने का जो वर्क है ये चला आ रहा है। यानी लोग अपनी अपनी तरीकों से क्लासिफिकेशन करते रहते हैं ऑर्गेनिज्म का। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करते हैं, क्यों करते हैं। हमने बेसिकली ये देखा था कि क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, तो क्या बेसिस रहती है, यानी किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन से ऐसे उसका जो रीज़न होता है कि हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो वो बेसिकली इस टॉपिक में रहेगा। ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग वेदर दे लिव ऑन लैंड, इन वाटर और इन एयर। यानी एरिस्टोटल जी जो थे उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को ऐसे क्लासिफाई कर दिया कि वो एयर में रहते हैं, वाटर में रहते हैं या फिर लैंड में रहते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से एनिमल को क्लासिफाई किया था। दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। ये बहुत ही सिंपल वे हुआ ना कि हम किस तरीके से एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हैं, कि हमने 3 तरीके से क्लासिफाई कर दिया कि भाई ये एयर है, ये लैंड एनिमल है और ये वाटर एनिमल है। हालांकि ये भी एक क्लासिफिकेशन ही हुआ, बट ये बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन बट मिसलीडिंग टू। तो मिसलीडिंग इसलिए कह दिया क्योंकि सिर्फ हम इतना तो नहीं देख सकते कि कौन सा एनिमल एयर पे रह रहा है, वाटर पे रह रहे हैं और कौन से एनिमल्स लैंड पे रह रहे हैं। ऐसा तो हम नहीं कह सकते। बहुत से और भी ऐसे बेसिस होते हैं जिसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं एनिमल्स को, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक सबके सेम नहीं होते। वाटर में रहने वाले भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स आपको पाए जाते होंगे और एयर में रहने वाले भी बहुत डिफरेंट है। तो हम सिर्फ इस बेसिस पे क्लासिफाई करके नहीं बैठ सकते कि कौन से एनिमल वाटर में रहते हैं, कौन से एयर में रहते हैं। हालांकि ये क्लासिफिकेशन का एक बेसिस हो सकता है, बट ये इनका हैबिटेट माना जाएगा। तो हम इसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स दैट लिव इन द सी इंक्लूड कोरल्स, वेल्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश एंड शार्क्स। तो इन्होंने बोला कि वो एनिमल्स जो सी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, वो होते हैं कोरल्स, वेल्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश, शार्क्स। वी कैन इमीडिएटली सी दैट दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन न्यूमरस वेज। लेकिन अगर हम देखें इनका जो बाहरी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको देखें, तो स्टूडेंट्स आप खुद ही बता सकते हैं कि मैम ये सारे जितने भी इन सी एनिमल्स का नाम लिया ये सब बहुत डिफरेंट। देखिए शार्क कितना डिफरेंट होता है, वेल कितना डिफरेंट होता है, कोरल्स और ऑक्टोपस कितना डिफरेंट है, स्टारफिश वो भी ऐसे शेप का होता है। तो इसमें जितने भी सी एनिमल्स के नाम दिए वो अपने आप में ही सब बहुत डिफरेंट है। इन फैक्ट हैबिटेट इज द ओनली पॉइंट दैट दे शेयर इन कॉमन। वही मैंने अभी आपको बताया कि हैबिटेट इन्होंने क्या बात की, सर एरिस्टोटल जी ने हैबिटेट के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया एनिमल्स को कि ये लैंड एनिमल है, ये वाटर एनिमल है और ये एयर एनिमल है। तो उन्होंने हैबिटेट कॉमन लिया था। दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ मेकिंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू स्टडी एंड थिंक अबाउट इट। तो ये कोई अप्रोप्रिएट यानी ये कोई सही तरीका नहीं हुआ कि हम एनिमल्स को सिर्फ उनके हैबिटेट, यानी वो जिस जहाँ हैबिटेट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वो कहाँ रहते हैं। तो जैसे कि कोई पानी में रहता है, कोई एनिमल आप एयर में ही देखोगे, कोई एनिमल जो होता है वो लैंड पे रहता है। बट सच बताऊं तो इनमें भी बहुत वेरिएशंस होते हैं। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ लैंड, वाटर और एयर में रहते हैं वो और भी इनमें बहुत सारे ब्रॉड जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं बहुत ही ब्रॉड कनेक्शंस होते हैं। ये भी बहुत ब्रॉड हैं आगे। जैसे लैंड में भी जो होते हैं कुछ पोलर रीजन्स में रहते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ही जैसे कुछ होते हैं लैंड में जो बहुत गर्मी वाली जगह पे रहते हैं, डेजर्ट एरिया। कुछ लोग होते हैं जो कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ बर्फीली एरिया में रहते हैं, पोलर बियर्स हो गए, है ना। तो ये वेरिएशंस जो हैं ये सिर्फ लैंड में आप देख रहे हैं। तो इसलिए ये भी क्लासिफिकेशन कोई बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं था। वी देयरफॉर नीड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड एज बेसिस फॉर मेकिंग द ब्रॉडेस्ट डिविजन्स।
तो हमें तो साइंटिस्ट जितने भी उस टाइम पे थे, अभी तो सारी क्लासिफिकेशंस हो चुकी हैं, अभी भी होती रहती हैं डेली वैसे, क्योंकि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं स्टूडेंट, वो इतने सारे हैं, इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं कि कितने तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं स्टूडेंट्स जिन्हें हमने अब जिन्हें साइंटिस्ट ने अभी तक पढ़ा भी नहीं है, जिनके बारे में कोई जानता तक भी नहीं है। कुछ फॉसिल्स हैं, यानी जो अभी मर चुके हैं, बट उनके कुछ भी बॉडी पार्ट हम देखते हैं तो उससे हम स्टडी करके, हम नहीं, साइंटिस्ट स्टडी करते हैं और साइंटिस्ट उसको स्टडी करके पता लगाते हैं कि वो कौन से एनिमल्स थे। लेकिन प्रेजेंट में भी जितने हैं वो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं कि अभी भी साइंटिस्ट ने सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ाई नहीं की है, उनके कैरेक्टरिस्टिक को नहीं जाना है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री भी है अभी भी। तो इसीलिए सिर्फ इतना क्लासिफाई कर देना कि लैंड, वाटर और एयर में ये कोई अप्रोप्रिएट तरीका नहीं था। तो फिर क्या, कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, यानी कौन सी ऐसी उनकी खासियत ली जाए जिसके कारण, जिसके बेसिस पर ब्रॉडेस्ट डिवीजन, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से डिविजन्स हो सके एनिमल्स का। तो देन वी विल हैव टू पिक द नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मेकिंग सब ग्रुप्स विद इन दीज ग्रुप्स। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर जैसे हमारे डिफरेंट क्लासेस होते हैं, 6 क्लास है, 7 क्लास है, 8 क्लास है, 9 क्लास है, 10th क्लास है ना, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं। अब उस क्लास में ये तो हमारी एक डिवीजन हो गई, ये हो गई वो डिवीजन जो सबसे एक्सटर्नल, जो सबसे डिफरेंट एक्सटर्नल फीचर होता है उससे डिवाइड होता है। लेकिन एक मैंने बताया कि क्लास में भी मैंने, अगर मैं ग्रुप वाइज बना दूं, जैसे कि 3 बेंचेस के रो बना दिए, एक रो में वो स्टूडेंट बैठ रहे हैं जिनकी हाइट लंबी है, दूसरे रो में वो बैठ रहे हैं जिनकी मीडियम है, और तीसरे रो में वो बैठ रहे हैं जिनकी हाइट बहुत छोटी है। तो इस तरीके से अगर मैंने बना दिया डिवीजन तो वो सब ग्रुप्स हो जाएगा। तो इस तरीके की मैंने एग्जाम्पल देकर आपको बात समझाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे मैं आपको वही बता रही हूँ कि ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक जो सब ग्रुप्स भी बनाएं और मेन डिविजन्स भी करें। तो साइंटिस्ट को यही स्टडी करनी थी कि ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विद इन ईच ग्रुप कैन देन कंटिन्यू यूजिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ईच टाइम। तो ये जो बात कही, इस लाइन में जो बात की है, इस लाइन में कौन सी चीज़ के बारे में बात की है, इस लाइन में बात की है सब ग्रुप्स के बारे में। यानी जो सब ग्रुप्स होते हैं, यानी जैसे कि जो हमारी डिविजन्स हो रही हैं वो हमारी तो बिग डिविजन्स हो गई, लेकिन उन डिवीजन के अंदर भी अगर हम, जैसे एक डिवीजन है उसमें भी अगर हम क्लासिफाई करने की कोशिश करें एनिमल्स को, उनमें भी अगर हम क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करें, तो उसके लिए हमें हर टाइम एक नया ही कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इस डिवीजन में, यानी इस ग्रुप में जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे वो इसमें तो बिल्कुल नहीं मिल सकते, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमने इस ग्रुप में 2 कैरेक्टरिस्टिक निकाले और उन्हें डिवाइड करने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ स्टूडेंट आपको। बिफोर वी गो ऑन, वी नीड टू थिंक अबाउट what is meant by characteristic, वो देखते हैं। when we are trying to classify a diverse group of organisms, we need to find ways in which some of them are similar enough to be thought of together। इसका मतलब ये है कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू क्लासीफाई डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्स ग्रुप मतलब यानी बहुत ही बड़ा ग्रुप, है ना। अब जैसे कि आप जब आपके स्कूल की असेंबली होती है तो सारी क्लासेस मर्ज हो जाती हैं, एक साथ खड़ी होकर असेंबली में आती हैं, राइट। तो उसमें इसको हम डाइवर्स ग्रुप कहते हैं। लेकिन जैसे ही असेंबली ख़त्म होती है, लाइन बाय लाइन सारी क्लासेस के स्टूडेंट अपने अपनी क्लासेस में जाते हैं, तो आपका एक ग्रुप बन जाता है। फिर उस क्लास में जाकर भी आपकी ऑब्वियसली आपके बेंचेस के रो बने होंगे, तो सब अपनी अपनी रो में बैठते हैं, रो में भी फिर सब अपने अपने बेंचेस में, जैसे 2 स्टूडेंट एक साथ। तो इस तरीके से जो होते हैं ये ग्रुप्स, सब ग्रुप्स बनते जाते हैं। तो इसके बेसिस पे आप चीज़ों को ज़्यादा क्लियर समझ पाएंगे। और जो ये डिविजन्स हो रहा है वो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि वो हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? कैरेक्टरिस्टिक। और स्टूडेंट एक बात बताइए, जब भी हम कोई एक ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप में हम क्या देखते हैं कि उस ग्रुप में कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए। जैसे ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, राइट, ये ग्रुप 2 है। तो जैसे मैं अगर बोलूँ कि ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, और मैंने क्या किया, ग्रुप 1 में वो स्टूडेंट्स रखे जिनके मार्क्स 10 से लेकर के 50 के बीच में आ रहे हैं आउट ऑफ 100, और ग्रुप 2 में मैंने वो स्टूडेंट्स रखे जिनकी मार्क्स 50 से लेकर के 100 के बीच में आ रहे हैं, राइट। तो मैं मार्क्स के बेसिस में अगर ग्रुप बना रही हूँ, तो क्यों
तो आप बताइए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बीच में क्या डिफरेंस होगा। आप कहोगे मैम ग्रुप 1 के जो स्टूडेंट हैं वो उनको पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत है, यानी उनके मार्क्स कम आए हैं, राइट। 50 से नीचे वाले मार्क्स कम ही माने जाएंगे, है ना। तो वो सिमिलर टाइप के स्टूडेंट्स हो गए जिन्हें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और 50 से 100 के बीच में जिनके मार्क्स आए हैं उनके मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं, तो मतलब उन्हें कम मेहनत की ज़रूरत है। वो अगर मतलब उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, मगर जिनके 10 to 50 के बीच में मार्क्स आए हैं उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है। इस तरीके की आप बातें मुझे कहेंगे तो क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 1 के जो स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, ये कम स्टूडियस हैं, ये इन्होंने पढ़ाई में थोड़ी सी कमी की तभी इनके मार्क्स कम आए। तो इनको अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएगी, एक्स्ट्रा टीचिंग की जाएगी, तो इनके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ये भी 50 से 100 के बीच में आ जाएंगे, राइट। तो ये सिमिलैरिटी होती है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब भी हम ग्रुप्स बनाते हैं तो उन ग्रुप्स में हम कुछ सिमिलैरिटीज़ भी देखते हैं, राइट। तो इस लाइन में यही कहने की बात की गई है। दीज वेज इन फैक्ट आर डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस और बिहेवियर, इन अदर वर्ड्स फॉर्म एंड फंक्शन। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो तो मैंने मार्क्स के बेसिस में दे दिया, लेकिन जब हम ऑर्गेनिज्म का डिवीजन करते हैं, बड़े लेवल पे डिवीजन करते हैं, तो वहाँ पे हम सिर्फ मार्क्स तो देखेंगे नहीं, क्योंकि मार्क्स तो कोई ला नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो हम डिवीजन कर रहे हैं वो हम उनके अपीयरेंस, यानी वो ऊपर तरीके से कैसे दिख रहे हैं, जैसे कि हेयर है उनमें या नहीं है, उनकी लेग्स हैं या नहीं है, उनमें क्या है, जैसे किसी किसी में फेदर्स होते हैं, किसी के लेग्स होते हैं, राइट। तो इस टाइप की, किसी में टेल होते हैं, किसी में टेल नहीं होते हैं। तो इस टाइप की जो बॉडी की अपीयरेंस होती है ना, उसके बेसिस पे एक तो हम डिवाइड करते हैं। दूसरा हम बिहेवियर, यानी उनका बिहेवियर कैसे। बिहेवियर मतलब ये नहीं है कि आपने उन्हें डांटा तो उन्होंने गुस्सा कर दिया तो मैम इसका बिहेवियर बहुत गुस्से वाला है, वैसा बिहेवियर नहीं स्टूडेंट। बिहेवियर से यहाँ पे इनका मतलब है कि ये किस तरीके से एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही ठंडे इलाके में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही गर्म इलाके में रहना पसंद करते हैं, कुछ मॉडरेट टेम्परेचर में रहते हैं, कुछ ज़मीन के नीचे रहते हैं, कुछ ज़मीन के ऊपर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, प्लांट्स खाते हैं, कुछ होते हैं जो एनिमल्स खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो उनकी चीज़ें हैं, इन्हें हम बिहेवियर में काउंट कर लेते हैं, राइट। तो या हम अगर अदर वर्ड्स में कहें तो फॉर्म एंड फंक्शन। फंक्शन एंड फॉर्म का ये मतलब हो गया कि वो किस टाइप का फंक्शन करते हैं, किस तरीके से मैं ये कह दूं कि उनका बेसिक काम क्या होता है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, राइट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वो ये करते हैं कि जैसे आप कोई भी, अगर मान लो आपने केले का छिलका फेंक दिया, तो वो केले का छिलका 2 दिन 3 दिन में या 4 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वो गायब हो जाते हैं। तो वो कहाँ गायब हो जाते हैं, वो डिके हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, राइट। तो आई होप इसके बारे में आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, क्योंकि ये डिके और डिकम्पोजिशन वाली बात छोटी क्लासेस से शुरू कर देते हैं। तो जो डिके और डिकम्पोजिशन होता है वो कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उसे खा जाते हैं और वो सारे उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं ये कर देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं। और इसीलिए धीरे 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 वो जो केले का छिलका आपने फेंका था वो 4 दिन बाद धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएगा। कब फिर एक महीने बाद आप देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ था। तो इस तरीके से वो जो फंक्शन प्ले कर रहे हैं वो एटमोसफेयर, या फिर हम ये कह दें कि बाकी एनिमल्स के साथ उनका क्या फंक्शन है वो भी। वॉट वी मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक इज पर्टिकुलर फीचर और अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक का बेसिक मतलब क्या हो गया कि उनका क्या पर्टिकुलर फीचर है या उनका पर्टिकुलर फंक्शन क्या है। दैट मोस्ट ऑफ अस हैव 5 फिंगर्स ऑन ईच हैंड इज थस अ कैरेक्टरिस्टिक, राइट। अब जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस में जो हाथ होता है, हमारे हाथ में 5 ही फिंगर्स होती हैं। तो हम तुम्हारे जितने भी हम ह्यूमन साथ में रहते हैं तो हमारी जो फिंगर्स हैं उनमें सब में 5 फिंगर्स ही रहने वाली है, राइट। हमारे हाथ में 5 फिंगर्स ही रहने वाली है। तो एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए हम एक ग्रुप में आते हैं, राइट। That we can run but banyan tree cannot is also a characteristic। लेकिन banyan tree में 5 फिंगर्स नहीं होंगे क्योंकि उनके हाथ ही नहीं होते हैं, राइट। तो ये एक टाइप का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक से क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। Now, to understand how some characteristics are decided as being more fundamental than others, let us consider how a stone wall is built. Stones used will have different shapes and sizes. Thus, the stones at the top of the wall would not influence the choice of stones that come below them. On other hand, the shapes and sizes of stones in lowermost layer will decide the shape and size of the next layer, and so on. The stone in the lowermost layer are like the characteristic that decide the broadest division among the organisms. They are independent of any other characteristic in their effects
on the form and function of organism. The characteristic in the next level would be depend on the previous one and would decide the variety of next level. In this way we can build up the whole hierarchy. यहाँ पे जो बात की गई है उसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है. इसमें सिंपल सी बात ये कहने की कोशिश की गई है, जैसे कि अगर हम स्टोन की कोई वॉल बना रहे हैं, ठीक है, ये स्टोन की कोई वॉल है, तो जब भी हम स्टोन की वॉल बनाते हैं तो जब हम सबसे नीचे की लेयर बनाते हैं तो जो नीचे की लेयर होती है उसमें हम कोई भी स्टोन ले सकते हैं, उसमें तो कोई चॉइस है नहीं. जैसे कि हमने ले लिया स्क्वायर शेप के हमने स्टोन्स ले लिए, तो अगर हमने नीचे की लेयर स्क्वायर शेप में ले ली तो उसके ऊपर की लेयर हमें उसके अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी, लेकिन यानी वो इस पे डिपेंडेंट रहेगी, उसके ऊपर वाली इस पे डिपेंडेंट रहेगी, उसके ऊपर वाली इस पे डिपेंडेंट रहेगी. तो इस तरीके से हम पूरी वॉल बनाते हैं, राइट. तो अगर इस तरीके यानी एक लेवल नेक्स्ट लेवल बनाने के लिए हमें प्रीवियस लेवल पे डिपेंड रहना पड़ेगा. हायरार्की ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक टू बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे आगे जो लाइन दी थी वो ये थी. तो यानी जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें भी हम म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक को कंसिडर करते हैं, राइट, और उन्हें हम एक ग्रुप में रखते हैं. नाउअडेज वी लुक एट मेनी इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक starting from the nature of the cell in order to classify all living organisms. अब तो हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो इवन सेल के नेचर के बेसिस पे भी करते हैं, यानी जो उसका सेल है, एक सिंगल सेल, वो भी कैसा है. What are some concrete examples of such a characteristic used for hierarchical classification? तो क्लासिफिकेशन के लिए कौन से कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं. तो पहला जो है, अ यूकैरियोटिक सेल हैज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. तो आपको पिछले वीडियो में मैंने यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था. तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है, इंक्लूडिंग अ न्यूक्लियस विच अलाउ सेलुलर प्रोसेसेस to be carried out efficiently in isolation from each other. Therefore, organisms which do not have a clear-cut nucleus and other organelles would need to have their biochemical pathways organized in very different ways. This would have an effect on every aspect of cell design. Further, nucleated cells would have the capacity to participate in making a multicellular organism because they can take specialized function. Therefore, nucleus can be a basic characteristic of classification. तो ये वाला जो पॉइंट है इसमें सिंपल सी बात कही है कि सेल जो होते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक दो टाइप के सेल होते हैं. वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो होते हैं यूकैरियोटिक सेल, और जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. तो क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, उनमें न्यूक्लियस भी होता है, तो उनका जो प्रोसेस होगा, सेलर प्रोसेस, और उनका सेल की जो बनावट होगी, उनका सेल का जो फंक्शन होगा, उनका बॉडी का जो फंक्शन होगा वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू उनका प्रोकैरियोटिक सेल, राइट, जिनमें न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है. न्यूक्लिएटेड सेल्स जो होते हैं उनमें कैपेसिटी होती है कि वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म कर सकें, लेकिन जिनमें जो न्यूक्लिएटेड नहीं है वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. तो ये भी एक फंक्शन हो गया. तो इसमें यही बताया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशिएट होता है न्यूक्लियस से भी. पॉइंट है, डू द सेल्स अकर सिंगली और आर दे ग्रुप टुगेदर एंड डू दे लिव एज एन इंडिविजुअल ग्रुप. यानी कि वो सिंगल सेल है या ग्रुप में रहते हैं, वो भी मैटर करता है. सेल्स दैट ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनिजम्स यूज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. इन सच अ बॉडी डिजाइन ऑल सेल्स वुड नॉट बी आइडेंटिकल. यानी जैसे कि हम ह्यूमंस की बॉडी होती है, हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, तो हमारी बॉडी देखिए अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो अलग अलग टाइप के फंक्शंस करते हैं, जैसे नर्व सेल्स हो गए, राइट, और ब्रेन सेल्स हो गए, और हमारे जो स्किन के एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो सेल्स हो गए, बोन के सेल्स हो गए, राइट. तो ये डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, ये डिफरेंट फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं. तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में लेबर डिवीजन ऑफ लेबर का प्रिंसिपल यूज होता है, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. So all cells would not be identical. Instead, groups of cells will carry out specialized function. As I said, this makes a very basic distinction in the body design of organisms. As a result, an amoeba and a worm are very different in their body design. तो अगर हम एक अमीबा और एक वोम की बात करें तो उनकी बॉडी डिज़ाइन बहुत डिफरेंट होगी. सिंगल सेलर मल्टी सेलर वाली बात आ गई, और उनके डिफरेंट फंक्शंस भी होंगे. नेक्स्ट पॉइंट है, डू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू देयर प्रोसेस.
थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी ऑर्गेनिज्म खुद का फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस से. बीइंग एबल टू प्रोड्यूस वंस ओन फूड वर्सेस हैविंग टू गेट फूड फ्रॉम आउटसाइड वुड मेक अ वेरी डिफरेंट बॉडी डिजाइन. अब जैसे कि प्लांट्स होते हैं जो खुद का फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो उनकी बॉडी में क्लोरोफिल, स्टोमाटा, ये सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी. तो उनकी बॉडी में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जैसी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी. लेकिन हम ह्यूमंस की बात कर लें तो हमें ऐसा नहीं होता, राइट. हमें तो प्लांट्स को ही ईट करना है, तो हमारी बॉडी में ऐसी एंजाइम्स होंगी जो क्लोरोफिल को आराम से डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि हम प्लांट से ईट करते हैं तो प्लांट में क्लोरोफिल तो होगा ही. तो ये टाइप के डिफरेंट बॉडी डिजाइंस कहते हैं, राइट. आई होप आप समझ रहे हैं कि बॉडी डिजाइन से यहाँ पे क्या कहने की कोशिश करें. नेक्स्ट पॉइंट है, ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्लांट्स, दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी. तो उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा उनकी बॉडी का. अभी मैंने आपको समझाया क्लोरोफिल वाली बात, जो मैंने आपको समझाई. मल्टी सेलर तो वो भी हैं, लेकिन उनकी बॉडी में, उनके बॉडी के जो सेल होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं. ऑफ द एनिमल्स, हाउ डज द इंडिविजुअल्स बॉडी डेवलप एंड ऑर्गेनाइज इन इट्स पार्ट, एंड व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फाउंड इन डिफरेंट फंक्शंस. सो आई होप आपको वो पॉइंट समझ में आया. वो मैंने अभी एक्सप्लेन ही किया, वही चीज वो लिखी हुई है. वी कैन सी दैट इवन इन दीज फ्यू क्वेश्चंस दैट वी हैव आस्क्ड, a hierarchy is developing. The characteristics of body design used for classification of plants will be very different from those important for classifying animals. This is because the basic designs are different based on need to make their own food, plants or acquire it animals. राइट. तो एनिमल्स और प्लांट्स की हम बात करें तो उनकी बॉडी की डिज़ाइन बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है, क्योंकि उनके सेल में फंक्शन डिफरेंट टाइप का होता है, क्योंकि उनकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत अलग होती है. सो आई होप आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स. Therefore, these design features having a skeletal or, for example, are to be used to make subgroups rather than making broad groups. तो कुछ ग्रुप्स बनाए गए कि उनमें स्केलेटन होते हैं, राइट. तो इस टाइप की जो क्लासिफिकेशंस होती हैं ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाती हैं, ये सारी जो हमने बात की. तो ये वाला टॉपिक इतना ही था. आगे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने होते हैं, और क्वेश्चंस में कोई डाउट आता है तो आपको मुझसे पूछना होता है, राइट. एंड आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी के साथ. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय स्टूडेंट्स. सब्सक्राइब कीजिए मेरे होम स्टडी यूट्यूब चैनल को और घंटे को भी बजा दीजिए, क्योंकि अगर आप घंटा बजाएंगे तभी आपके फ़ोन की घंटी बजेगी.